युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि विचारधारा, शक्ति और भविष्य के लिए लड़ा जाता है। दरअसल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस और यूक्रेन का युद्ध वैश्विक शक्ति समीकरण को पुनः परिभाषित कर रहा है। ये युद्ध केवल दो देशों के बीच संघर्ष का नहीं, बल्कि ये पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ रूस की शक्ति और प्रभाव को लेकर व्यापक असहमति का परिणाम है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तानाशाह बताया, जिससे दोनों नेताओं के बीच मतभेद और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत की, जिससे नागरिकों की जानें जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि इस संघर्ष के पीछे प्रमुख राजनीतिक कारण क्या हैं और क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाए हैं। आइए इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब 3 साल पुराना हो चुका है और ये युद्ध वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकारों पर गहरा असर डाल रहा है। यूक्रेन की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई है, जबकि रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक परिदृश्य को समझना होगा। इस विघटन के बाद रूस ने अपनी राजनीतिक और सामरिक स्थिति को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, जबकि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। इस परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन का यूरोपीय संघ और नाटो के साथ सहयोग रूस के लिए एक चुनौती बन गया। रूस का मानना था कि यूक्रेन का पश्चिमी ब्लॉक में शामिल होना उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देगा। इसी कारण रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप और अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए गंभीर संकट बन चुका है। 3 वर्षों के संघर्ष के बाद भी यूक्रेन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन ने अपने अधिकतर हिस्सों को बचाए रखा है, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ है। रूस की सेनाएं पहले की तुलना में कुछ कमजोर हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी है। दोनों पक्षों की सैन्य गतिविधियां और रणनीतियां लगातार बदल रही हैं और युद्ध में लगातार बढ़ती हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हाल ही में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तानाशाह बताते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति की आलोचना की। ट्रंप का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने युद्ध को बढ़ावा दिया और नाटो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन लिया, जिसने रूस को और अधिक आक्रामक बना दिया। ये बयान यूक्रेन और रूस के बीच के संघर्ष को लेकर ट्रंप की संकीर्ण और कठोर दृष्टि को दर्शाता है। उनका ये भी कहना है कि यूक्रेन की युद्ध की नीति से उनके नागरिकों की जान खतरे में पड़ी है। जानकारों के अनुसार ट्रंप का ये बयान इस बात को छुपाता है कि रूस की आक्रामकता ने इस युद्ध को जन्म दिया और यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा के लिए नाटो का सहयोग मांगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अक्षम और तानाशाह बताते हुए आरोप लगाया कि यूक्रेन ने ही रूस के साथ युद्ध की शुरुआत की थी। ट्रंप के इस बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचाई है, क्योंकि उनका दावा है कि यूक्रेन ने न केवल युद्ध को बढ़ावा दिया, बल्कि इस संघर्ष में पश्चिमी देशों का भी समर्थन लिया, जिसने रूस को और अधिक आक्रामक बना दिया। ट्रंप के अनुसार ज़ेलेंस्की की नीतियां और उनके नेतृत्व की अयोग्यता ने इस युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बयान एक और विचारधारा को उजागर करता है, जिसमें ट्रंप ने रूस के आक्रमण को यूक्रेन की गलत नीतियों और रणनीति का परिणाम बताया। उनका ये भी मानना है कि अगर यूक्रेन ने रूस के साथ किसी प्रकार के समझौते या संवाद की पहल की होती तो इस युद्ध से बचा जा सकता था। हालांकि ये तर्क पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं है। वास्तविकता ये है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था और तब से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, जो कि एक तरफा और आक्रामक कार्यवाही थी। इस युद्ध की जिम्मेदारी सीधे तौर पर रूस की रणनीतियों और विस्तारवादी नीतियों पर डाली जानी चाहिए, ना कि यूक्रेन पर। इसके बावजूद ट्रंप का बयान उस विचारधारा को दर्शाता है जो रूस के आक्रमण को उचित ठहराने या यूक्रेन को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बयानों से न केवल संघर्ष की वास्तविकता को छुपाया जाता है, बल्कि यह भी वैश्विक समुदाय के बीच एक गलत संदेश भेजता है। दरअसल ये बयान रूस के आक्रमण की जिम्मेदारी को यूक्रेन पर डालने का प्रयास है, जो पूरी तरीके से सही नहीं है। यूक्रेन ने कभी भी रूस के साथ युद्ध की शुरुआत नहीं की। रूस ने 2014 में क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा किया और उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को भारी सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की है, लेकिन इसके बावजूद संघर्ष समाप्त होने का कोई संकेत अब तक नजर नहीं आ रहा है।
ये युद्ध केवल दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि ये रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का एक संयुक्त मोर्चा भी है। इसीलिए इस संघर्ष का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को हिला कर रख दिया है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को भी चुनौती दी है। इसका समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध, व्यापार विवाद और अमेरिका की अनुपस्थिति के कारण तनाव बढ़ गया। G20 जो कि वैश्विक GDP का 85 यानी 85% और व्यापार का 3/4 हिस्सा रखता है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से विभाजित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद अमेरिका की नीतियों में तेजी से बदलाव आया, जिससे वैश्विक संबंध प्रभावित हुए। अमेरिका की गैर मौजूदगी से चीन को अपनी वैश्विक पकड़ मजबूत करने का भी अवसर मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने गरीबी, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय असमानता पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अमेरिका की असहमति ने बैठक की प्रगति में बाधा डाली। इसमें चीन और यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को FBI के 9वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जिसे सीनेट में 51-49 के संकीर्ण मतों से मंजूरी मिली। काश पटेल ने पारदर्शिता बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिससे FBI की नीतियों और संचालन में अधिक स्पष्टता लाई जा सके। उनकी नियुक्ति एक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर बहस जारी है। ट्रंप प्रशासन के तहत FBI में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। काश पटेल पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन से जुड़े विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं, जिससे उनकी नियुक्ति को लेकर खास राजनीतिक विमर्श हुआ। इजराइल ने तेल अवीव के उपनगर में हुए बम विस्फोट के लिए फिलिस्तीनी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि ये पहले संगठित आतंकवादी विरोधियों का हिस्सा थे और इस घटना की विस्तृत जांच जारी है। विस्फोटों में कई लोग हताहत हुए हैं, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। इजरायली सरकार ने इस हमले को लेकर सख्त प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है, जबकि हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों ने किसी भी जिम्मेदारी से इनकार किया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष और गहरे होने की आशंका बढ़ गई है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और अंत में नोट करते हैं आज का हमारा सवाल है, रूस यूक्रेन युद्ध का वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस संघर्ष के समाधान के लिए कौन से कूटनीतिक उपाय कारगर साबित हो सकते हैं? चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।